हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर ज्योति मैम। जैसा कि आप सबको पता है कि समान अध्ययन की टॉप 500 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और जिसका ये पार्ट 3rd वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो में हमने रखा था कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ से बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, पर जनरल स्टडी एक ऐसा टॉपिक है जो सारे ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो अब से आप सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो इसी वीडियो से। ठीक है, तो सारे एग्जामिनेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी अभी तक चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको सचिदानंद सिन्हा को टिक करना है। और जब आपसे पूछा जाएगा स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बनाए गए? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। आपका जो अभी क्वेश्चन था उसमें स्थायी और अस्थायी नहीं लिखा था, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही टिक कर देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक के कथन क्या थे? तो ये थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर के रहूंगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, किसको भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन रॉय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था, और उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। इसलिए भारत में पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका आंसर करेक्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, बी और सी दोनों। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी पर पाठ्यांक समान होगा? ऐसा कौन सा तापमान होगा जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होंगे? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है -40 डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक जो होगा क्या होगा? समान होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि रबर जो है वो जैव निम्नीकरण है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और रबर क्या है? तो रबर जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। कौन सा एजेंडा? तो एजेंडा 21। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वेच्छा से लागू की जाने वाली एक योजना है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्राजील जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक देश है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन है, यानी कि बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। ठीक है, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए क्या है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है और इसकी पूर्वी सीमा जो है वो बिहार राज्य से लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा हो गया? तो ये हो गया बलिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी कि आमदनी पर टैक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन के द्वारा आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन के द्वारा आरंभ किया गया था और यह एक ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। यह कब हुई थी? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, ये भी याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मेथिल आइसोसाइनेट यानी कि मिग गैस का रिसाव हुआ था। इसमें क्या हुए थे? अनेक लोग मारे गए थे तथा काफ़ी लोग गैस जनित रोगों से प्रभावित हुए थे। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनों से रिलेटेड। तो वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर में होल हो रही है। ठीक है, CFC की वजह से ओजोन लेयर में होल हो रही है। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी गैस है। इसका प्रयोग प्रायः रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि AC वगैरह में शीत कारक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग किया जाता था और अब मोस्टली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको फसल दिया गया है, दूसरी तरफ उसके उत्पादक राज्य दिए गए हैं। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो है वो है असम, यानी कि आपका आंसर ए करेक्ट है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी करेक्ट है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ये भी करेक्ट है। और रबड़ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य होता है वो है केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पे दिया है उत्तराखंड, तो आपका यही आंसर गलत है। तो आपको क्या निकालना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। करनौल बंट रोग है, तो करनाल बंट रोग किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, गेहूं की फसल का एक रोग होता है करनाल बंट रोग। इसको गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिए थोड़ा सा। तो करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग होता है या गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग हैं। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बैकाल झील जो होती है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे एशिया ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर एशिया ऑप्शन में दिया होता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से सीरीज चलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, फिर उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से इसका क्रम है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी कहाँ पे है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है और यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भी एक भाग है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का भी एक भाग कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड सबसे पहले कहाँ पे किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र, यानी कि एपी सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप मूल किसे कहते हैं इसको समझिए। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पे उद्भव होता है उसे कहा जाता है भूकंप मूल, यानी कि फोकस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। ठीक है,
और जहाँ पे भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले उसे कहा जाता है अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधी घाटियाँ यानी कि ब्लाइंड वैलीज कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि काश प्रदेश में अंधी घाटियाँ यानी कि ब्लाइंड वैलीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मृदा के क्षरण को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अत्यधिक वन रोपण करने से मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे क्या होगा कि मृदा का कम से कम क्षरण होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ओके, और किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये आप लोग कमेंट करके बताओ, किसके किसके बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी को त्याग दिया था? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी को त्याग दिया था। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसको पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको चार ऑप्शन इधर दिए गए हैं, केंद्र और इधर दिया गया है ऊर्जा, तो आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए, झाकड़ी जो है वो जल विद्युत केंद्र है, पतरातु जो है ताप विद्युत केंद्र है, कलपक्कम जो है वो नाभिकीय विद्युत केंद्र है। आपका जो कोरबा ऑप्शन में दिया गया है ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार का ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है। कोरबा क्या होता है, तो ये ताप विद्युत केंद्र है, याद रखिएगा। काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और जो भी चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।